अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त सुबह सुबह ही एक बहुत बुरी खबर आप सब लोगों की जानिब लेकर आया हूं। जिस तरीके से आपने देखा चिनाब वैली में मुसलसल कई बरसों से सड़क हादसात के रक्स में कोई कमी दिखने को नहीं मिल रही है। आए रोज़ मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ तरीके के नौजवान लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं, तो वहीं कई घर उजड़ जाते हैं। और इसके अलावा इस वक्त की जो बड़ी खबर आप सब की जाने पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि R&B के कुछ ऑफिसर्स कहीं जा रहे थे। अब पूरी मालूमात हम अपने नुमाइंदे हफीज़ हकीम से असर से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ से हमें सुबह सुबह ये खबर देखने को मिली कि वहाँ पे 2 ऑफिसर्स और एक उनका ड्राइवर और साथ में एक ज़ख्मी भी हैं। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ हकीम से पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हफीज़, मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। हफीज़ कैसे? जी हाँ, आ रही है। तो किस तरीके से पूरा मामला हुआ वहाँ पे, ये हादसा किस तरीके से पेश आया, क्या कहेंगे आप? जी अदरीस, ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़ा था। आज सुबह ये 10 बजे के आसपास ये गाड़ी जो जम्मू से डोडा की तरफ आ रही थी, इसमें R&B के जो मुलाजमीन थे वो शायद ऑफिस आ रहे थे। तो जैसे ही ये तुरंगुल के पास पहुंचे तो वहाँ थोड़ा सा मोड़, एक बेंड जैसा था, वहां पर ड्राइवर के काबू से निकल गई, क्योंकि सुबह सुबह बारिश भी हुई थी और साथ में रोड पे थोड़ी सी फिसलन थी। तो इसी के चलते ड्राइवर इस बोलेरो से काबू खो बैठा। ये गाड़ी का नंबर जो था JK02 CC 0701। तो जैसे ये गाड़ी नीचे गई तो सामने एक गांव है, वहाँ चिल एरिया में, वहां पर लोगों ने आवाजें सुनी, उन लोगों की काफी चिल्ला रहे थे। बड़ा दर्दनाक मंजर था उस वक्त उन जख्मियों का। हालांकि आसपास जब वहां से वो आवाजें लगा रहे थे बचाने की कोशिश, अपने आप को बचाव के बारे में आवाजें लगा रहे थे आसपास के लोगों को। तो जैसे ही इसकी खबर पुलिस स्टेशन असर और असद के आसपास इलाकों में पहुंची तो वहां से तुरंत टीम रवाना हो गई। अलखैर और पुलिस की टीम ने फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान मौके पर पहुंचकर जब वो पहुंचे तो एक ही जख्मी उन्हें मिला वहां पर। बाकी 3 लोगों की तब तक डेथ हो चुकी थी। बारिश भी काफी तेज हो रही थी और वहां पर पत्थर भी था और काफी नीचे गाड़ी गई है। ये 150 से 200 फुट नीचे नाले में गिरी। हफीज़, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो मौके पर ही जिन लोगों ने दम तोड़ा है उनका नाम क्या है और वो कहाँ कहाँ रहते थे और उनकी पोस्टिंग्स वगैरह का क्या आपको मालूमात हुई? देखिए, ये पूरी इसका पूरा पता तो नहीं है, लेकिन ये जो डोडा ऑफिस आ रहे थे, डोडा में इनकी पोस्टिंग थी। गालिबन यही कहा जा रहा था, जो हमें पहली इतलात मिली थी। मोहम्मद रफीक थे, एक एक्शन PWD पुंछ से थे। AEE R&B के जो थे वो कमल किशोर रामबन के थे। और एक ड्राइवर जो था वो डोडा के ही हफीज थे, उनकी भी मौके पर डेथ हो गई। तो उसके बाद बाकी जो बचाव कार्रवाई में SC को फौरन वहां से शिफ्ट किया गया PHC असर के लिए, फर्स्ट एड के लिए। उसके बाद उनको फौरन ही जम्मू के लिए रेफर कर दिया। उनकी हालत डॉक्टर जो बता रहे थे फिलहाल कि अभी नॉर्मली है, ठीक ही है। ज्यादा कोई चोटें तो ज्यादा कोई अंदरूनी चोट नहीं दिखी डॉक्टरों को। उनको फिर भी उन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया है। हफीज़, आपसे जानना चाहूँगा कि इस गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद थे? इस गाड़ी में जो हमारे पास यहाँ है, ये 3 लोग या 4 लोग सवार थे इस गाड़ी में। इनमें से 3 की डेथ हुई और एक इंजर्ड है, जिसको GMC जम्मू रेफर किया गया है। हादसे की कोई वजह आपको मालूम हो सकी वहाँ पे किसी तरीके से? इब्तदाई तौर पे तो आई विटनेस वहां पर था नहीं कोई, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है। एक तो रोड पे आप देखें, इसमें लगातार नेशनल हाईवे जो है लगातार काफी सुस्त रफ्तारी से चलता है और कई जगह पर सड़कों पे पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह डाली हुई है आसपास। तो इससे रोड काफी तंग हो गया है। तो इसी दौरान थोड़ी सी फिसलन भी बनी हुई है और रोड के जो साथ जो नाली का काम होना चाहिए था, जहां पानी बहे, वो काम भी सुस्त रवैये से चलता है। कहीं जगह बनी है, कहीं नहीं। तो यही मेन वजह जो है इस हादसे की है। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ तरीके के हादसा आए दिन हमारे चिनाब वैली के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से देखा जाए इस पर कोई कड़ा कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। और ख़ास तौर से इसमें जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या बाकी इंतज़ामिया है, बाकी सारे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके के हादसात में उनका भी रोल है कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे इंतज़ामिया को चलाना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, इसमें तो साफ कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही को भी हम नहीं कहेंगे कि उनकी लापरवाही नहीं है, उनकी भी थोड़ी सी कुछ न कुछ वजह तो जरूर होगी, क्योंकि रोड पे अगर कोई काम लगा है कहीं भी तो रोड को तब तक तो खुला रखना चाहिए, वरना ऐसे ही कहीं पत्थर डाले हुए हैं, कहीं मिट्टी डाली हुई है, तो काम एक 15 दिन तक मिट्टी डली रहती है, उसके बाद काम होता है। तो ट्रैफिक पुलिस अब देखिए, अगर हर एक एक्टिव रहे, आप लिंक रोड की अगर बात करें तो इतने ज्यादा रश होता है गाड़ी में, और गाड़ियों में सामान भी लोड होता है, चाहे पैसेंजर गाड़ियां हो, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके बाद फिर एक्टिव हो जाती है 5-6 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस भी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, तो थोड़ी सी जोर लगा के नहीं जी अब ये ज्यादा ओवरलोडिंग हो रही है, तो बस आहिस्ता आहिस्ता वो भी भूल जाते हैं, तो कभी ठोस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जब ट्रैफिक के ज़रिए से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं तो वहाँ पे कैमरे के ज़रिए से बाज़ाब्ता तौर पर वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, लेकिन आम तौर से लोगों के दिमाग में इस तरीके की बातें और अफवाहें भी चल रही हैं कि ट्रैफिक जो है, या जो ट्रैफिक की पुलिस है या जो उनका अमला है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है जिस तरीके से इशू कर रहे हैं तो वो भी हादसे का सबब बन सकता है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके की सच्चाई इसमें? बिल्कुल, मैं तो अगर तो मुझे कोई कहे जाए तो मैं ये कहूँ कि हर हफ्ते के बाद इन ड्राइवर्स को चेक किया जाए, आखिर क्या इनके ये जो मूवमेंट्स है ड्राइवरी के दौरान, इनकी मूवमेंट्स को नोट किया जाए कि ये चलाते कैसे हैं और फिर फोन कितना यूज करते हैं या बाकी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं। अगर उस पर भी कोई ठोस इकदाम उठाए जाए तो जो ऐसे हरकत करते हैं या जो ओवरलोडिंग करते हैं और दौरान गाड़ी टेलीफोन पे बिजी रहते हैं या मोबाइल पे बिजी रहते हैं, उनके मेरे ख्याल में लाइसेंस फौरन कैंसिल कर देने चाहिए, ताकि बाकी ड्राइवरों को ये जरूर एहसास रहे कि देखो जी ये स्पीड यहाँ पर कितनी स्पीड रखनी चाहिए, कितना चलना है हमें। तो ड्राइवर लाइसेंस इशू होने से वो एक ड्राइवर नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सी जरूरतें और भी हैं ड्राइवर के लिए, एक पैसेंजर गाड़ी के लिए खासकर, उनको वो ध्यान रखना चाहिए। और भी हाफिज लोगों की ये शिकायत दर्ज हो रही है, बार बार हमारे पास इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आती हैं कि बैरियर्स वगैरह जो है रोडों पर नहीं लगाए गए हैं, और हालांकि इस तरीके से जो भी रोड्स बनती हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद चिनाब बेल्ट में अक्सर ऐसे सड़कें हैं जहां पे रोड बैरियर्स या तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात को पामाल किया गया है, उसको भी हादसे की वजह बताया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे जो परसों मामला पेश आया, वहाँ पे भी बैरियर्स का भी कुछ बहुत ज़्यादा फुकदान रहा था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बात 100% सही है। ऐसे मैंने आपको पहले ही कहा कि देखिए जैसे ही रोड एक बार जो क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं उसके बाद कोई 15 दिन के बाद वहां पर काम शुरू हो जाता है, वो केबलिंग का काम है या दूसरा कोई काम है, तो वैसे ही खुद ब खुद ये रोड बनाते भी हैं और फिर बिगाड़ने में भी इनका ही रोल रहता है। तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अगर एक बार रोड को इतना अच्छा आपने किया और उसके बाद फिर वहीं पर खोदना शुरू कर दिया, लाइनें बिछा दी और ऐसी जगहों पर लाइनें बिछा दी तो फिर वो कमजोर हो जाती हैं वाल्स जो सड़कों की हैं, तो उससे भी मैंने वो पहले ही कहा कि पत्थर खिसक के इधर उधर तो फिर सफाई का ध्यान ही नहीं रहता है, तो फिर ये हादसा होना तो लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपके साथ जो समय था, देखिए नाजरीन, जिस तरीके से हमें हाफिज़ हकीम के ज़रिए से असर से पूरी जानकारी हासिल हुई है, ख़ास तौर से मुख्तलिफ़ तरीके के मुद्दात पर भी हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की कि जिस तरीके के मुद्दे और मसाइल इस वक्त चिनाब बेल्ट में ख़ास तौर से सड़क हादसा के हवाले से हैं, काफ़ी दिल दहलाने वाले हों और आए दिन हमारे घर उजड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि जिस वक्त ये हादसा होते हैं, हमारे काफ़ी सारे सहाफ़ी लोग इन तमाम चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके का सवाल उठाने से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं या सोचा कि क्या हम इस तरीके के मसाइल को किस तरीके से हल किया जाए। उन हल को किसी ने नहीं बताया, बल्कि हादसा हुआ उसे तो ज़रूर सब हम दिखाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद उनका हल क्या हो सकता है और कौन कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और किस तरीके से ज़िम्मेदार हैं, बहरहाल इस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता है। और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट देख करके क्या महसूस किया, आप भी हमें तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पिछले कई सालों से डोडा के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही है आपके शहर डोडा में।
डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में कई बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है। देरी न करें, आज जी 13 नवंबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784। जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए आपके शहर डोडा में आ रहे हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, जिनको जोड़ों की बीमारियों के इलाज में महारत हासिल है। डॉक्टर पुनीत शर्मा ने अपने 15 साल के बेहतरीन तजुर्बे में अनगिनत जोड़ों के रोगों को ठीक किया है। इसलिए देरी ना करें, आज ही 13 नवंबर को डोडा में अपने चेकअप के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 6283932784।